नमस्कार, स्वागत आप सभी का। हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप मुद्दा। आपके साथ में हूं घनश्याम उपाध्याय। मुद्दा में आज बात होगी आतंकियों पर शिकंजे की। आतंक की चुनौतियों की उत्तर प्रदेश में एक बार फिर आतंक की साजिश की जड़ें जमती नजर आ रही हैं। लखनऊ से आतंकियों और मेरठ से हथियार तस्कर की गिरफ्तारी इस बात की तस्दीक करती है। रविवार को एटीएस ने लखनऊ के काकोरी इलाके से अलकायदा के 2 आतंकियों शाहिद और वसीम को गिरफ्तार किया। इनके पास से एटीएस ने 2 प्रेशर कुकर बम, अर्धनिर्मित बम के साथ ही 7 से 8 किलो विस्फोटक, कई पिस्टल और दूसरा प्रतिबंधित सामान बरामद किया। आतंकियों से पूछताछ में जो खुलासे हुए वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि बीजेपी के 2 बड़े नेता इन आतंकियों के निशाने पर थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी लखनऊ जाकर आतंकियों से पूछताछ की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक अलकायदा का आतंकी उमर अल मंडी भी यूपी के संभल का रहने वाला है। ये भी पता चला है कि अलकायदा ने AQIS नाम का एक नया आतंकी संगठन भी बनाया है। जांच में खुलासा हुआ है कि कानपुर के रहने वाले 4 युवक भी इस संगठन से जुड़े हुए हैं। इस बात के सामने आते ही लखनऊ एटीएस की 2 टीमों ने कानपुर में छापेमारी कर वहां से 4 युवकों को हिरासत में लिया। वहीं इनके कुछ साथी अभी फरार हैं। एटीएस के आईजी डॉक्टर जी.के. गोस्वामी के मुताबिक आतंकी पहले स्लीपर सेल में थे। बीते कई दिनों से कश्मीर में एक्टिव होने के बाद लखनऊ पहुंचे थे। इन सभी ने उत्तर प्रदेश में सीरियल ब्लास्ट की योजना बना ली थी। सीरियल ब्लास्ट का प्लान आतंकी पाकिस्तान के हैंडलर ने बनाया था, जबकि इसको अंजाम देने के तरीके पर अफगानिस्तान में शोध किया गया। अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी ने भारत, पाकिस्तान, म्यांमार और अफगानिस्तान के लिए अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट की स्थापना की थी। इस संगठन के कई आतंकी हाल के वर्षों में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर जबरन वसूली के एक मामले में संलिप्त था, जिसमें एक खालिस्तानी आतंकवादी का भी नाम सामने आया है। गिरफ्तार मोहम्मद आसिफ अली के ठिकाने से 2 देसी पिस्तौल, 10 कारतूस, एक मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड बरामद किया गया। दरअसल मामला पंजाब पुलिस को मिली सूचना से जुड़ा हुआ है। पंजाब पुलिस को सूचना मिली थी कि अर्शदीप सिंह और रमनदीप सिंह जो विदेश में हैं, उन्होंने एक गिरोह बनाया है और पंजाब के उद्योगपतियों को धमकी देकर पैसे वसूल रहे हैं। एनआईए अब इस मामले की जांच कर रहा है और शनिवार को मेरठ में तलाशी अभियान के दौरान अली को गिरफ्तार किया गया। अधिकारी के मुताबिक एनआईए ने इस मामले से जुड़े एक अन्य हथियार तस्कर परमजीत सिंह के मेरठ स्थित ठिकाने पर रेड की, जहां से 9 लाख रुपए नकद, मोबाइल फोन और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। सवाल यह है कि क्या यूपी में आतंकी अपनी जड़ें जमा रहे हैं और इस बढ़ते हुए आतंकी घटनाओं से कैसे निपटा जाए। मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व डीजीपी AK जैन और साथ ही साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह चर्चा का हिस्सा है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जैन साहब, आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, इस तरह की घटनाओं से निपटने के दौरान प्राइमा फेसी कौन सी वो चुनौतियां हैं जो आपको दिखाई देती हैं? उस क्षेत्र की पब्लिक को कंट्रोल करना, पूरे क्षेत्र को जो है सैनिटाइज करना। एक तो देखिए, बहुत बड़ा इंटेलिजेंस ऑपरेशन होता है और लंबी मेहनत के बाद, लंबे इंटेलिजेंस कलेक्शन के बाद इसको अंजाम दिया जाता है। इसमें अच्छा पॉसिबिलिटी रहती है कि 2-4 टेररिस्ट फरार हो सकते हैं, उनको पकड़ा जाना, समय रहते पकड़ा जाना, इसके पहले कि वो अपने मंसूबों सफल हो, ये बड़ा जरूरी रहता है। इसके लिए स्थानीय पुलिस का सहयोग लिया जाता है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज का सहयोग लिया जाता है और इसको इसके अंजाम तक पहुंचाना वो नितांत आवश्यक है। एक बहुत अच्छा सफल ऑपरेशन एटीएस के द्वारा कैरी आउट किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके बिल्कुल अंजाम तक लेकर इसको पहुंचेंगे। जी, तो गुरमीत सर, आपका अनुभव क्या कहता है? जो वर्तमान स्थितियां हैं, उन स्थितियों में हम कितने सक्षम हैं इस तरह की घटनाओं पे काबू पाने के लिए? घनश्याम जी, देखिए, सबसे पहले तो आपका जो सवाल है उसका उत्तर तो यूपी एटीएस ने ही दे दिया और इंटेलिजेंस एजेंसी ने कि किस प्रकार वो सतर्क हैं, किस प्रकार वो इनको ट्रैक कर रहे थे और एक बहुत सफलतापूर्ण उन्होंने इनको दर दबोचा है। और बड़ी बात यह है, देखिए, इस प्रकार के जो नेटवर्क हैं, जो टेरर मॉड्यूल हैं, जो रेडिकलाइजेशन के पैडलर्स हैं और जिस प्रकार से जो स्लीपर एजेंट्स का ग्रुप है, ये भारत की बहुत बड़ी चुनौती है। और अगर आप इसकी डिटेल खंगालेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे तो बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि ये पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, ये अलकायदा से जुड़ा हुआ है। इसके जो हैंडलर्स हैं वो अभी भी पेशावर में हैं और ये आज से नहीं, ये काफी देर से अपना कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन जिस डिटेल से
इसको मैं कहूंगा इस टेरर मॉड्यूल को बस किया है, वो काबिले तारीफ है। बड़ी बात यह है कि इससे जितने भी जो खबर मिलेगी उससे पता चलेगा कि इनका पूरा नेटवर्क क्या है। देखिए, इसके तार पाकिस्तान के अलावा कश्मीर के साथ भी जुड़े हुए हैं और ये जैसे डिटेल आएंगी ये पता चलेगा। लेकिन जो चौंका देने वाली बात है ये है कि इनकी जो तैयारी थी वो सीरियल ब्लास्ट के लिए थी। इनकी तैयारी टारगेटेड असैसिनेशन या किलिंग की थी और ये अपना उस प्रकार से तैयारी कर रहे थे। अभी ये ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है। जो टेररिस्ट वहां से जो फरार हुए हैं वो उनको पकड़ना भी बाकी है। देखिए, हमारे सबके सामने में ये एक चुनौती है कि किस प्रकार से जो OGW का नेटवर्क है, ये जो लॉजिस्टिक सपोर्ट का नेटवर्क है, किस प्रकार से इनकी रिक्रूटमेंट होती है, किस प्रकार से इनको कंट्रोल करते हैं, हैंडल करते हैं, ये हम सब के लिए एक चुनौती है। और इस वाकया ने पूरे देश को ये एक जिम्मेवारी और एक अकाउंटेबिलिटी की तरफ खींचता है। और मैं एक चीज बड़ी चीज ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जितना हम अपना इंटेलिजेंस को अलर्ट करेंगे, जितना उसके ऊपर मेहनत करेंगे, उतना ही इन चुनौतियों से लड़ने की सफलता मिलेगी। मैं तो देखिए, मैं 40 साल का एक्सपीरियंस है भारतीय सेना में सेवा करने का और 8 जगह में काउंटर टेररिज्म और कश्मीर के अंदर में 10 साल काउंटर टेररिज्म का काम किया है। मोटे तौर पर मैंने सदा यही बिलीव किया है कि कोई भी जो काउंटर टेररिज्म का अच्छा ऑपरेशन है उसके पीछे में 80% इंटेलिजेंस के ऊपर निर्भर करता है। ये इंटेलिजेंस का पुख्ता होना, एकदम पॉइंटेड और प्रिसाइज होना बहुत ही आवश्यक है। आज के युग के अंदर में इंटेलिजेंस में ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस, साइबर इंटेलिजेंस और हर एक चीज का एकदम यूज करके उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है। और इस जो मैं कहूंगा कि ये जो चुनौती है, इसके अंदर में हर एक नागरिक भी उसकी जिम्मेवारी है कि क्या वो इन सब जो सस्पिशियस एक्टिविटी है, जो गलत काम कर रहे हैं लोग, इनकी रिपोर्ट पुलिस को करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं कहूंगा कि इस वाक्य को देखने के बाद में हर एक नागरिक के अंदर में ये एक जागरूकता सी, एक अवेयरनेस होनी चाहिए। हर स्तर पे अवेयरनेस की जरूरत है जो बड़ी आतंकी घटनाओं को रोकने में काम आ सकती है। सर, आप मेरे साथ रहिए। जैन साहब, असल में यूपी क्या सॉफ्ट टारगेट रहता है आतंकियों के निशाने पे, या यूपी में उनको ज्यादा सहूलियत होती है इस तरह के कामों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए? यूपी ही क्यों सर? देखिए, उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा संवेदनशील प्रदेश है। यहाँ के राजनीतिक महत्व को भी आप जानते हैं। अधिकांशतः प्रधानमंत्री सब उत्तर प्रदेश से हुए हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री भी वाराणसी से MP हैं। समय अयोध्या टेम्पल का निर्माण चल रहा है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कि कुछ लोगों को नागवार गुजर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के अटेम्प्ट हो रहे हैं। और आप देखें कि सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज अलर्ट है और इसके पहले कि कोई घटना को अंजाम दिया जा सके, उसके पहले ये सब जो मॉड्यूल्स हैं इनको बस्ट किया जा रहा है। ATF के द्वारा यूपी के एरिया में बहुत अच्छा काम इस संबंध में किया गया है, चाहे वो तराई का क्षेत्र हो, वेस्टर्न यूपी हो। बड़े सेंसिटिव रीजन है। 24 करोड़ की आबादी का प्रदेश है। 24 करोड़ की आबादी कोई छोटी आबादी नहीं होती है। इसलिए जो है ये तो निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी। आतंकवादी प्रयास करते रहेंगे। यहाँ पर एक्चुअली कुछ पनाह देने वाले मिल जाते हैं और कुछ है इस प्रकार की मानसिकता के लोग, जिनको भी बेनकाब किया जाना बहुत जरूरी है। बहुत सख्ती से इस बीमारी से निपटना होगा। और आप देखेंगे कि इधर कई सालों से जो पहले बहुत रेगुलर बेसिस पे ब्लास्ट होते थे, बाजारों में ब्लास्ट होते थे, त्योहारों के मौकों पे ब्लास्ट होते थे, एक दहशत सी रहती थी दिवाली से पहले कि कहीं फिर बाजारों में ब्लास्ट ना हो जाए। वो सब जो है उस पर बहुत सख्ती से नियंत्रण पाया गया है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज भी उसमें आगे बढ़ रही हैं। जैसा भी जनरल साहब ने कहा कि साइबर वॉरफेयर है और चीजें हैं, साइबर टेक्नोलॉजी है, इन सबको हमको जो है होन अप करना पड़ेगा। इनको हमको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। और सेंट्रल एजेंसीज जो इसमें लगी हुई है, NIA है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उन सबके साथ बहुत अच्छा एक तारतम्य बना के चलना होगा।
जैन साहब, आपने टेक्नोलॉजी की बात की, तो क्या टेक्नोलॉजी के लिहाज से, तकनीक के लिहाज से अभी बहुत सारा काम करने की जरूरत है? हम उतने हाईली इक्विप्ड नहीं है जितने कि आतंकी हैं। आतंकी के 4 कदम आगे दिखाई देते हैं इस क्षेत्र में। देखिए, ऐसा है कि घनश्याम जी, आप हाँ, जैन साहब से पूछ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जनरल साहब आ रहा हूँ आपके पास, जैन साहब से पूछ रहा था। ये जो है सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी लेटेस्ट हैं सब लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने इसका जो नियतन है उसको बढ़ाने के ऑर्डर भी किए हैं कि नियतन भी बढ़ाया जाए यहाँ का एटीएस का, और जो भी सुविधाएं हैं मुहैया कराई जा रही हैं। अब बहुत परिवर्तन आ रहा है इस सब में। ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रांट्स हैं उनका सदुपयोग किया जा रहा है, और मैं नहीं समझता कि ऑपरेशंस में कोई संसाधनों की कमी या कोई पैसे की कमी कोई आड़े आएगी। और इसके लिए काफी गेयर्ड अप है, और जो थोड़ी बहुत कमी बचती है वो सेंट्रल एजेंसी से सब जो ऑपरेशन मिलता है उससे पूरी हो जाती है। ठीक है, तो जनरल साहब, आपको क्या लगता है, जैसे सर कह रहे हैं संसाधनों की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन ये तो एक अलग विषय है, लेकिन क्या हम आतंकियों की तर्ज पर उतने ही अपने को इक्विप्ड पाते हैं, उतने ही हम टेक्नोक्रेट हैं क्या, उतनी ही चीजें, उतनी ही टेक्निक हम समझ पा रहे हैं क्या, या वहां पे काम करने की आपको बहुत जरूरत दिखाई देती है? सर घनश्याम जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, एकदम पॉइंटेड सवाल है। देखिए, ये जो आजकल टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा एलिमेंट ऑफ वॉर कॉन्फ्लिक्ट या मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा साधन है। इसमें चुनौती ये है कि एक तरफ तो टेररिस्ट भी अपना टेक्नोलॉजी बढ़ाते रहते हैं। आपने देखा कि जिस प्रकार जम्मू में ड्रोन अटैक किया, किस प्रकार एक टेक्नोलॉजी ड्रोन में आ गई, उसी प्रकार ये आपने जितना भी इनका जो रेडिकलाइजेशन पेडलिंग है, जहाँ टेररिस्ट मॉड्यूल को हैंडल करने का है, जहाँ सोशल मीडिया से मिले हुए हैं, ये इसके अंदर भी जो इंस्क्रिप्शन और ये करते रहते हैं। लेकिन ये हमारे सबके लिए चुनौती है कि ये जो टेक्नोलॉजी लूप है, इससे हमारे को बिल्कुल आगे रहना पड़ेगा। तो भारत का देखिए, जो इस विषय के ऊपर में साइबर टेक्नोलॉजी और इंटरसेप्शन की काबिलियत बहुत ऊंचे दर्जे की है। मैंने तो कश्मीर में श्रीनगर के अंदर में 15 कोर कमांड किया था, तो मेरे को हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी क्षमता के ऊपर में बहुत विश्वास है। मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि एक बार 10 टेररिस्ट ने इन्फिल्ट्रेट किया कश्मीर के अंदर में, तो हमने ऑपरेशन चलाया, 4-5 दिन ऑपरेशन चला, तो उसमें 9 अकाउंट हो गए, लेकिन जो 10वां वाला था उसको हम ढूंढ रहे थे, वो सबसे खतरनाक था, क्योंकि लग रहा था वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो हर लिहाज से हर क्षेत्र में हमको आगे बढ़ते हुए काम करना होगा। जनरल साहब की आवाज नहीं आ रही है, आपके पास लौटूंगा, दोबारा से कनेक्ट होऊंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल। तो मेरठ और लखनऊ में जो कुछ हमने देखा आतंकियों के लिहाज से, उसके बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि आतंकियों पर शिकंजा कैसे कसा जाए, यही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ पूर्व डीजीपी ए के जैन है, साथ ही साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी लगातार बने हुए हैं। जैन सर, असल में इस तरह की घटनाओं से पूर्व आप LIU की भूमिका कैसे देखते हैं? क्या मेरठ और लखनऊ की इन घटनाओं में LIU की भूमिका कहीं ना कहीं कम रह गई, संदिग्ध रह गई, फेलियर था उनका? देखिए, LIU जो है उसका रोल मेरी समझ से, चाहे कोई इसको एडमिट करे कि ना करे, ये अब पॉलिटिकल इंटेलिजेंस पे आके रह गया है। ओके, छोटी मोटी जो इंटेलिजेंस होती है, कहाँ पे क्या स्पीच किसने दी, कहाँ कौन सा एजिटेशन होने वाला है, कहाँ क्या पे क्या संभावित खतरा है, ये जो ऑपरेशंस हैं ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये LIU के पास उपलब्ध नहीं है। LIU एक फर्क मकसद से अब काम करने लगी है। ये जो ऑपरेशंस हैं ये बहुत ही हाई लेवल पे प्लान होते हैं, सेंट्रल एजेंसीज के साथ पूरा डिस्कशन करके प्लान होते हैं, जो कि LIU के लिए संभव नहीं है। LIU मोटी मोटी सूचना दे सकता है कि साहब फला क्षेत्र में कुछ पता चला है कि कुछ गलत एक्टिविटी देखी गई है, कुछ संदिग्ध एक्टिविटी देखी गई है। इससे ज्यादा उनसे अपेक्षा करना कि वो पिन पॉइंटेड कोई इंफॉर्मेशन दे देंगे, हो सकता है कभी उनके हाथ कोई सूचना लग जाए तो उसको वो तत्काल अपने SSP को, DIG को, पुलिस कमिश्नर को देंगे कि साहब ये हमें सूचना मिली है, उसको आगे चल के फिर सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा डेवलप किया जाएगा। और मैं इसको LIU का फेल्योर या जो लोकल पुलिस है, लोकल पुलिस के पास तब भी काफी संसाधन होते हैं
पब्लिक उनके टच में रहती है और पब्लिक पर ये ऐसे लोग हैं जो कल पकड़े गए हैं, इनका पब्लिक को ये है कि साहब इनको तो हमने बड़े शरीफ लोग थे ये तो जब इस प्रकार की धारणा है तो इनको डिटेक्ट कर पाना या इनकी सूचना पब्लिक से मिल पाना भी मुश्किल हो जाता है। वो तो जो गलत तत्व होते हैं जो कि उस एरिया में लोगों को लगता है कि इनसे हमको खतरा हो सकता है, इनकी एक्टिविटीज गलत है, इनके यहाँ गलत किस्म के लोगों का आना जाना है और तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए, वहां तो वो पकड़ जाते हैं। ये ऐसे में जहां बहुत शांतिपूर्वक मिलजुल के रह रहे हैं, मिश्रित आबादी के क्षेत्र में रह रहे हैं, सबसे व्यवहार बहुत अच्छा कर रहे हैं, कि एलआईयू या सिविल पुलिस के लिए भी इसको कर पाना, ये सब इंटरसेप्शन से जो मोबाइल की कॉल्स होती है, इंटरसेप्शन होते हैं या कहीं पे कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है, उसके इंटरोगेशन में जो बातें निकल कर आती हैं, उन पर ये ऑपरेशंस बेस्ड होते हैं। जी, तो जनरल साहब, अगर हम स्लीपिंग मॉड्यूल्स की बात करें तो ये स्लीपिंग मॉड्यूल्स कैसे स्टैब्लिश किए जाते हैं, कैसे पैदा किए जाते हैं और कैसे इतने सालों तक, इतने समय तक रह के अपनी कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाते हैं? क्या इनको पनपने से पहले ही रोक पाना मुश्किल है सर? ऐसा नहीं हो सकता? देखिए घनश्याम जी, आपने दो हिस्से में सवाल किया है। पहले तो इसको कैसे बनाया जाता है जो स्लीपिंग एजेंट को, और दूसरी इनको किस प्रकार से डिटेक्ट करना है जी। मैं कहूंगा कि देखिए, जो पाकिस्तान जो पूरे विश्व के अंदर में और खासकर हमारे इलाके के अंदर में एक टेररिज्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहा है, एक फाउंटेन हेड रहा है, वो 1989 से इसके ऊपर में खास काम करता जा रहा है। मैं तो कहूंगा इंडिपेंडेंस से ही उसने हेट इंडिया, एंटी इंडिया का काम किया है, लेकिन मुख्यतः जो टेररिज्म और टेरर का नेटवर्क बनाने के लिए 1989 से बहुत ही बड़े पैमाने पर काम करता रहा है। उसने पंजाब, कश्मीर और भारत के बाकी इलाकों में भी इसके बारे में बहुत ही जो रेडिकलाइजेशन करने की कोशिश, रिक्रूटमेंट और स्लीपर एजेंट्स को बनाने की कोशिश की। आपने देखा कि जिस प्रकार हैदराबाद और दरभंगा रेलवे स्टेशन का केस था, वो जनाब पाकिस्तान गए थे, वहीं से रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया और 9 साल तक उनको स्लीपर एजेंट के भूमिका में रखा और उनको एक जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह में नॉर्मल बिजनेस में, नॉर्मल समाज में डालने की कोशिश की। देखिए, चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि ये अंदर से ही समाज को खाने वाली एक चुनौती है, तो इसके लिए हमको सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और मैं कहूंगा कि पुलिस को, समाज को, हर नागरिक को मिलकर काम करना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जिनकी जो हरकतें हैं वो सस्पिशियस हैं, जिनके जो इरादे हैं वो गलत हैं। इसके अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस के अलावा जो टेक्निकल इंटेलिजेंस को मिलाकर इसको काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक नागरिक को उस पैट्रियोटिज्म से काम करना पड़ेगा कि हम इस युद्ध के, इस चैलेंज के अगेंस्ट में, आप सीधी बात देख लीजिए कि ये जो ऑपरेशन किया है इसमें से सीधा सीधा पाकिस्तान का हाथ आता है और ये कोई नई बात नहीं है, इतनी देर से चलता रहा है और एक बहुत ही कंसर्टेड, एक डेलिब्रेट तरीके से हमको काम करना पड़ेगा। और उनकी तरफ से तो एक बात पक्का बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान की इन सब हरकतों से पता चलता है कि उनका वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल उन्होंने डिस्मेंटल नहीं कर रहे हैं और ना ही करने वाले हैं जब तक कि हम उनके ऊपर में एक बहुत बड़ा प्यूनिटिव एक्शन ना लें। आई थिंक उसी चीज की जरूरत है। और इसमें भी चाहे कौन सा भी ग्रुप हो, चाहे इस पर्टिकुलर केस के अंदर में अल-कायदा ग्रुप है जिसके अंदर में अंसार गजवत उल हिंद का हाथ है, लेकिन आप देख लीजिए जम्मू एंड कश्मीर के पिछले 12 दिन के अंदर में 15 टेररिस्ट को मार गिराया है, एलईटी के हैं। आपने देखा कि किस प्रकार जो हैदराबाद और दरभंगा रेलवे स्टेशन वाला केस था उसके अंदर भी जो तार थे वो लश्कर को मिलते हैं। ये बात है मंशा की, उनकी मंशा क्या है और इसके लिए कॉन्टेस्ट करने के लिए हम सबको, भारत को, कंप्लीट भारतवर्ष को एक समरसता और इकट्ठा जॉइंटेड करना पड़ेगा। इसके लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्रयासों में एकरूपता लानी होगी जिसके बाद इस तरह की घटनाओं पे लगाम लगाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका, बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत हम तक और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मुद्दा में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए यूपीएन। नमस्कार।